इकोनॉमिक्स में आपको भारतीय कृषि के बारे में भी पढ़ना है। इसमें भी आपको कुछ टॉपिक दिया गया है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्व के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आपको पढ़ना है कि कृषि की समस्या और कृषि का समाधान। आज की इस क्लास में हम 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम बाकी के सारे टॉपिक, कृषि से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो कृषि भारत के लिए सिर्फ अनाज उगाने का काम नहीं है, यह तो पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरा क्लास अटेंड करिएगा, तब जाकर आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि कृषि कैसे पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला टॉपिक था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। तो इसमें आपको पहला टॉपिक दिया गया है भोजन और खाद्य सुरक्षा। भोजन और खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? इसका भोजन सुरक्षा का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में और सस्ती कीमत पर और समय पर भोजन मिले, इसी को हम बोलते हैं भोजन सुरक्षा। और पोषण सुरक्षा का मतलब क्या होता है? एक मिनट। पोषण सुरक्षा का क्या मतलब होता है कि सिर्फ पेट भरना ही नहीं बल्कि संतुलित आहार मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी मिलना चाहिए। भोजन के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भी मिलना चाहिए, तभी तो आपका शरीर ग्रो करेगा अच्छे से। तो यही मतलब होता है इसका, भोजन सुरक्षा और पोषण सुरक्षा का मतलब। तो अब हम जान लेते हैं कि भारत में कृषि का रोल क्या है। जैसे कि भारत जैसे देश में अगर किसान खेती न करे तो हमें गेहूँ, चावल, दालें, दूध, सब्जी, फल कुछ भी नहीं मिलेगा। खेती होगा ही नहीं तो आपको ये सब कहाँ से मिलेगा? नहीं ना मिल पाएगा। तो किसान क्या करते हैं कि हमारे लिए गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, फल सब कुछ खेत में उगाते हैं। ये सब कुछ हमको खेत से ही मिलता है। अगर खेती अच्छा से होगा तभी तो जाकर के हमें भरपेट खाना भी मिल पाएगा। छप्पन भोग जो भोज में बनता है वो सब बन पाएगा। तो किसान खेती नहीं करेंगे तो कहाँ से ये सब कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम उदाहरण ले तो कोरोना महामारी के समय, जो कि 2020 में शुरू हुआ था, जब सारा दुनिया रुक गई थी, तब भारत को भूख से बचाया किसने? तो हमारे किसानों ने। किसान लगातार खेती करते थे, जिस वजह से हम लोगों को खाना मिल पाता था। इसीलिए हम किसान को अन्नदाता कहते हैं। अब हम थोड़ा अतीत के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि कृषि से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि 1940 से 50 के दशक में भारत में अनाज की भारी कमी थी। मतलब हमारे पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। हम लोगों को खाने का बहुत कमी था भारत में। तो हम क्या करते थे कि हम अमेरिका से PL480 योजना उस वक्त चलता था, तो उस योजना के तहत हम अमेरिका से गेहूं मंगवाते थे। तो उस वक्त क्या था कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि उस समय भारत खाद्य असुरक्षित था, मतलब फूड इनसिक्योर था। हमारे पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो फिर 1960 से 1970 में क्या हुआ कि हरित क्रांति आया, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो नए बीज आए, उर्वरक, सिंचाई और मशीन आया।
तब जाकर के हमारी खेती में सुधार आया, तब जाकर के हमारे पास भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ। और उपलब्ध के साथ साथ हम अपने पास भोजन रखते भी थे और बेचते भी थे दूसरे देश को, तब जाकर के भोजन की कमी पूरी हो पाई। तो इसका मतलब क्या है, तब जाकर के हमारा भोजन सुरक्षित हो पाया। जब 1940 से 50 के समय में क्या था कि हमारा भारत का खाद्य असुरक्षित था, लेकिन 1960 से 70 के बाद भारत का खाद्य सुरक्षित हो गया था। तब भारत आत्मनिर्भर बना और अब तो हम दुनिया को चावल गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। मतलब कि हम भोजन उगाते भी हैं और अपने लिए रखते भी हैं, साथ ही साथ बेचते भी हैं। तो हमारे पास इतना भोजन है कि खुद का पेट भी भर पाते हैं और बेच भी पाते हैं। तो भारत का आज का स्थिति क्या है? तो भारत में आज भी गरीबी और भुखमरी जैसा चीज देखा जाता है। तो इसके लिए क्या है कि 2013 में NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म है, तो ये लाया गया 2013 में। इसके तहत क्या होता था कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी पॉपुलेशन को सस्ता अनाज दिया जाता था, जैसे 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो अनाज दिया जाता था। 75% गांव के लोग और 50% शहर के लोगों को 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो गरीबों को दिया जाता था अनाज, इसके तहत। और उसके बाद आया PDS सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके जरिए क्या हुआ कि हर महीने गरीब परिवार को गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल दिया जाता है। जैसे कि आप गांव में सुनते हुए होंगे कि राशन मिलता है, हर महीने राशन कार्ड जो बनता है, जो राशन दिया जाता है गरीबों को, हर महीने मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, गेहूं ये सब दिया जाता है। इसी को बोलते हैं PDS सिस्टम। ये PDS सिस्टम के जरिए गरीबों को सस्ते में अनाज दिया जाता है, फ्री में। इससे क्या होता है कि करीब करोड़ों लोग भूख से बच जाते हैं। तो ये सब सिस्टम के जरिए करोड़ों लोग को भूख से बचाया गया। तो ये था आपका पहला पॉइंट, भोजन और खाद्य सुरक्षा। तो कृषि का पहला महत्व में ये पहला पॉइंट आपको पढ़ना था। तो अब हम दूसरा महत्व देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है आपका रोजगार। कृषि के महत्व में दूसरा पॉइंट है आपका रोजगार। रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार यानी काम प्लस कमाई। कि आपके पास काम भी हो और प्लस में उस काम से आपको कमाई भी हो, उसी को हम बोलते हैं रोजगार। तो जब कोई व्यक्ति काम करके पैसा कमाता है और अपने परिवार का खर्च चलाता है, उसे रोजगार कहते हैं। भारत में लगभग 45% जनसंख्या सीधे खेती पर निर्भर है और गांव में रहने वाले लोग तो खेती करते हैं या फिर पशुपालन करेंगे या फिर मछली पालन करेंगे आदि से वो सब रोजगार पाते हैं। इन सब जरिए की वजह से वो सब रोजगार अपना घर चलाते हैं, कमाते हैं, इन सब साधन की वजह से। तो उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में खेती सबसे बड़ा रोजगार है। अगर खेती बंद हो जाए तो आधा देश बेरोजगार हो जाएगा। ये बात भी सही है कि खेती अगर नहीं होगा तो आधा देश बेरोजगार तो होगा ही और साथ में भुखमरी जैसे सिचुएशन भी आ जाएगा देश में। तो कृषि से हमें कौन कौन सी रोजगार मिलती है? तो कृषि से हमें, अगर हम खेती की बात करें तो खेती में आपको जुताई करने का काम दिया जाता है, बीज बोना, सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना या फिर फसल काटना। इन सब जरिए से आपको जो रोजगार मिलता है खेती में। तो ये सब काम किसान खुद करता है और मजदूर रखता है। या तो उसके पास उतना होगा क्षमता तो वो खुद कर लेगा, नहीं तो अगर बहुत बड़ा खेत है तो उसको लेबर रखना पड़ेगा। तो इसके जरिए आपको क्या होता है कि रोजगार मिलता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो धान की रोपाई के मौसम में खेत में बहुत सारे मजदूर को काम पर लगाया जाता है।
तो खेती के अलावा और कौन कौन सी आपको रोजगार मिलता है? तो खेती के अलावा आप पशुपालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब खेती से जुड़े रोजगार हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में बहुत से किसान दूध बेचकर भी अच्छे इनकम कमा लेते हैं। तो ये आपका उदाहरण था। और तीसरा है कि कृषि के आधारित उद्योग कौन कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग, जो कि कपास से चलता है, और कपास कहाँ से आता है? तो खेत से ही आता है। और चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग गन्ने की वजह से चलता है, तो गन्ना भी हमारे खेत से ही आता है। और तेल उद्योग की बात करें जैसे सरसों या फिर सोयाबीन, तो ये सब भी कहाँ से आता है? खेत से ही आता है। तो इन सब उद्योग में लाखों लोग को काम मिल जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में गन्ने की मिल है, वहाँ पे हजारों मजदूर को रोजगार मिलता है। वहाँ पे गन्ने की है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर चीनी उद्योग होगा। चीनी उद्योग होगा तो लेबर का जरूरत पड़ेगा ही, तो बहुत सारे लोग को इससे काम भी मिल जाता है। तो कृषि से आपको रोजगार भी मिल जाता है। तो कृषि का यही दूसरा पॉइंट था, महत्व था इसका। तीसरा पॉइंट है आपका तीसरा पॉइंट है आपका जीडीपी, मतलब राष्ट्र आय। तो इसका क्या मतलब होता है कि जीडीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म। हिंदी में इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए आप पहले। जीडीपी का मतलब होता है कि भारत में एक साल में जो भी चीजें या सेवाएं बनी उनकी कुल कीमत, उसको हम जीडीपी बोलेंगे। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो मान लो कि भारत में एक साल में खेती से 100 करोड़ का अनाज निकला और उद्योग से 200 करोड़ का सामान बना। सेवाओं मतलब आईटी, शिक्षा या बैंकिंग, इससे आपको 300 करोड़ की कमाई हुई। तो अगर हम टोटल जोड़े तो खेती से 100 करोड़ और उद्योग से 200 और सेवाएं से 300, टोटल मिलाकर के 600, मतलब कि भारत का उस साल का पूरा जीडीपी होगा 600 करोड़। तो जीडीपी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब हम जानते हैं कि खेती का योगदान भारत की जीडीपी में 16 से 18% है। मतलब खेती से हमारी जीडीपी में सिर्फ 16 से 18% ही इसका योगदान है। और भले ही सर्विस सेक्टर मतलब आईटी, बिजनेस और इंडस्ट्री का हिस्सा बड़ा हो गया हो, लेकिन खेती अभी भी मजबूत स्तंभ है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। तो इसका क्या मतलब है कि भारत की जीडीपी में खेती का हिस्सा लगभग 16 से 18% है। यानी अगर भारत की कुल कमाई 100 रुपये है मान लीजिए, तो उसमें से 16 से 18 रुपये सिर्फ खेत से आता है और बाकी का हिस्सा सर्विस सेक्टर से और नहीं तो बाकी के हिस्से और दूसरे सेक्टर से आता है। मतलब कि 100 रुपये में से सिर्फ 16 से 18 रुपया सिर्फ खेती से आता है और बाकी का सब सर्विस सेक्टर से आता है। तो अगर हम एग्जांपल ले तो अमेरिका की जीडीपी में खेती का हिस्सा बहुत कम है, मतलब कि मान लीजिए 2% के आसपास है, क्योंकि वहाँ क्या है कि उद्योग और सर्विस सेक्टर ज़्यादा मजबूत है। लेकिन भारत में अभी भी खेती बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो अब हम अगर इसको कनेक्ट करके समझे तो इसका क्या मतलब है कि अगर खेती का उत्पादन ज़्यादा रहेगा तो खेती का हिस्सा बढ़ेगा तो जीडीपी भी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा तो देश अमीर बनेगा। अगर मान लीजिए कि खेती अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जीडीपी घटेगा तो देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर ही होगी, देश अमीर बन नहीं पाएगा। जीडीपी अच्छा होगा तो देश अमीर होगा, अगर जीडीपी अच्छा नहीं होगा तो देश अमीर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यही था।
अगला पॉइंट है आपका उद्योग को कच्चा माल। तो ये है आपका अगला पॉइंट, उद्योग को कच्चा माल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कपड़ा का उद्योग करना है तो आपको इसके लिए कपास चाहिए होगा। कपास कहाँ से आएगा? तो वो भी खेत से ही आएगा। अगर आपको शुगर का उद्योग करना है तो इसके लिए आपको गन्ना चाहिए होगा। गन्ना भी खेत से ही आएगा। चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, रबर जैसी उद्योग भी खेत पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की शुगर मिल गन्ने पर संचालित है। तो ये आप समझ ही रहे होंगे कि कृषि का कितना ज़्यादा महत्व है। आपको कोई भी उद्योग करना है तो आपको खेत पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। खेती अच्छे से होगा तभी उद्योग भी अच्छा से हो पाएगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका निर्यात और विदेशी मुद्रा। मतलब कि भारत की चाय, कॉफ़ी, मसाले, तंबाकू, कपास, चावल आदि विदेश भेजता है। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग की चाय जिसका अंतर्राष्ट्रीय मांग है। ये जो दार्जिलिंग का चाय है ना, इसका अंतर्राष्ट्रीय मांग है। तो इससे भारत को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा मिल जाता है। ये था इसका मतलब। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपको ग्रामीण विकास। गांव की सड़कों, स्कूल, बाजारों की स्थिति सीधे किसान की आय पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब के गांव खेती से समृद्ध है। वहां जीवन स्तर भी ऊंची है। तो ये कैसे संभव है? तो मान लीजिए कि अगर किसान खेती करता है और किसी को मतलब कि अनाज चाहिए होगा या फिर कुछ भी चाहिए होगा, तो गांव तक पहुंचने के लिए सरकार को रोड बनाना पड़ेगा। तभी जाकर के गाड़ी उड़ी वहाँ तक पहुँच पाएगा, तभी वहाँ से अनाज सरकार ले पाएगा। तो इससे क्या होता है कि इसीलिए कहा गया है कि गांव की सड़क, स्कूल, बाजार की स्थिति सीधे किसान की आय पर निर्भर करता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगर इसको हम कनेक्ट करें, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्व को अगर हम कनेक्ट करके समझे, तो अगर किसान खुश रहा, खुश मतलब कि उसका खेती अगर अच्छे से हुआ, उसको सस्ते दाम में बीज मिला, अनाज मिला, मशीन मिला, ये सब मिला, तो खेती अच्छे से होगा। खेती अच्छे से होगा तो भोजन भी मिल पाएगा, रोजगार भी होगा, इनकम भी होगा, उद्योग भी हो पाएगा और निर्यात सब मजबूत होगा। अगर खेती अच्छे से हुआ तो सब अच्छे से होगा, लेकिन अगर खेती अच्छे से नहीं हुआ तो पूरा देश इससे प्रभावित होगा। देश का जीडीपी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, देश अमीर बन ही नहीं पाएगा। तो इसका यही मतलब था। अब हम आगे देखते हैं। तो अब आपको पढ़ना है भारतीय कृषि की समस्या। हम अभी तक पढ़े भारतीय कृषि में क्या क्या महत्व था, 5 से 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी समस्या के बारे में पढ़ेंगे। समस्या क्या था भारत की कृषि में? अब सोचिए कि इतने महत्व के बावजूद किसान दुखी क्यों है। जैसे देखो कि अभी हम पढ़े हैं कि एग्रीकल्चर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा से चला तो ही देश अमीर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये सब अभी हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्यों आज भी किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है? इतना महत्व होने के बाद भी किसान आत्महत्या कर लेता है। तो समस्या क्या है? तो हम समस्या के बारे में जानेंगे कि किन किन समस्याओं की वजह से किसान आज भी दुखी है, आत्महत्या करना पड़ जा रहा है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट पढ़ना है, छोटी और बिखरे हुए खेत।
मतलब क्या है कि इसका कि पीढ़ियों से जमीन बढ़ते बढ़ते छोटे टुकड़ों में बदल गई। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ का जमीन है और उसका 4 बेटा है। तो चारों बेटा में वो जमीन बांटता है, तो चारों बेटा में बांटेगा तो उसके पास 0.25 एकड़ ही जमीन बचता है। उसके पास नहीं, उसके बेटों के पास, मतलब 4 बेटा है तो हर बेटा को 0.25 2 पॉइंट कर करके उस खेत दिया तो इतने छोटे जमीन पर अब वो इतने छोटे जमीन पर ट्रैक्टर या मशीन का इस्तेमाल पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो फिर खेती अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। तो यही समस्या है भारत के किसानों की। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। एक मिनट। अगला पॉइंट है मानसून पर निर्भरता। मानसून पर निर्भरता मतलब भारत में आधे से ज़्यादा जमीन पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। लोग फसल बारिश पर निर्भर करती, लोग बारिश पर डिपेंड रहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र, वहाँ बारिश कम होता है, हर साल सूखा और किसान आत्महत्या की खबरें आती रहती है। लोग क्या करते हैं कि उनके पास सिंचाई की सुविधा है ही नहीं। तो भारत में अगर सिंचाई का सुविधा नहीं है किसानों के पास तो वो मानसून पर डिपेंड रहते हैं कि मानसून बारिश होगा तब खेती अच्छे से हो पाएगी। लोग खेती पर बारिश पर डिपेंड रहते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है कम उत्पादन। ये भी एक समस्या ही है कि मान लीजिए कि किसान खेती कर रहा है, खेती किया, कुछ भी बोया किसान, लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं हो पाया। बारिश नहीं होने की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके खेती में उत्पादन कम हुआ। तो इस वजह से भी ये भी समस्या ही है। कम उत्पादन होगा तो किसान को खुद के खाने के लिए ही नहीं रहेगा तो वो बेचेगा क्या। तो भारत में गेहूं की पैदावार अमेरिका या चीन की तुलना में आधी ही होती है। कारण ये है कि अच्छे बीज की कमी, खाद की कमी और पुराने तरीके, इन सब वजह से उत्पादन कम होता है। भारत में इन सब का सुविधा था ही नहीं उस वक्त में। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका सस्ता कर्ज और फसल बीमा। किसानों को बैंकों से आसानी से कर्ज मिले, फसल खराब होने पर बीमा से नुकसान की भरपाई हो। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका ये मतलब था। ये भी एक कारण ही है, ये भी एक समस्या है भारतीय कृषि की। अब अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है कर्ज का बोझ। किसान महाजन और साहूकारों से कर्ज लेता है क्योंकि बैंक से लोन मिलना कठिन है, ब्याज बहुत ज़्यादा। फसल खराब होने पर किसान कर्ज में डूब जाता है। तो ये जो किसान कर्ज लेता है साहूकार से तो वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कर के देते हैं, अगर फसल खराब हो गया तो बेचारे किसान ये ब्याज चुका नहीं पाते हैं। इस वजह से उन कर्ज का बोझ हो जाता है और वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण विदर्भ महाराष्ट्र में कर्ज और फसल खराबी के कारण किसान आत्महत्या करते हैं। ये भी एक समस्या है, कर्ज की बोझ। अगला पॉइंट है भंडारण और परिवहन की समस्या, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की कमी। उदाहरण अगर हम देखें तो कई बार अनाज खुले में रखा जाता है, बारिश में सड़ जाता है। खेत में मंडी तक ले जाने के लिए सही सड़कें भी नहीं है। तो ये सब समस्या भी है जिस वजह से किसान को आत्महत्या करना पड़ता है। अनाज उगा तो लिए लेकिन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं। और जब कोल्ड स्टोरेज नहीं है रखने के लिए तो अनाज कहाँ रखेंगे, बाहर ही रखेंगे ना, या फिर घर में भी रखेंगे तो सड़ ही जाएगा, लंबे टाइम तक वो रह ही नहीं पाया। अब मान लीजिए कि अनाज आप उगाते हैं तो फिर वो अनाज खरीदने के लिए सरकार को आपके घर तक आना पड़ेगा ना।
तो घर तक आने के लिए सड़क तो चाहिए होगा, लेकिन सड़क का भी सुविधा नहीं है तो अनाज बेकार ही होगा। तो ये भी एक समस्या ही है। अब अगला पॉइंट है फसल का उचित दाम न मिलना। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य हर किसान तक नहीं पहुंचता। किसान को मंडी में दलालों को सस्ता बेचना पड़ता है। मान लीजिए किसान ने अगर कुछ अनाज उगाता है और वो बेचने जाता है, किसान है बेचारा मजबूर है, वो बेचने गया है, तो ये दलाल लोग क्या करते हैं कि एकदम कम रेट लगाकर खरीदते हैं। बेचारे किसान मजबूरी में तो बेचेंगे ही ना, क्योंकि उनको परिवार चलाना है, परिवार का खर्च निकालना है, तो मजबूरी में बेचना पड़ जाता है उनको। अब अगला पॉइंट है भूमिहीन मजदूर। लाखों लोग खेतीहर मजदूर है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। इन्हें सिर्फ मजदूरी मिलती है, वो भी कम और असुरक्षित। देखो, जिनके पास बहुत बड़ा खेत है वो क्या करते हैं कि मजदूर हायर करते हैं, कि मजदूर को काम करने के लिए बोलते हैं उस खेत पर। उसके बदले वो क्या करते हैं कि उनको मजदूरी देते हैं, और वो भी जानबूझ करके कम देते हैं, तो देते भी नहीं है। इसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो गरीब है तो उसको मजबूरी में काम करना पड़ता है और कम पैसों में भी काम करना पड़ता है परिवार का पेट भरने के लिए। अब अगला पॉइंट है आपका, अब हम इसको कनेक्ट करके समझते हैं कि भारतीय कृषि की समस्या क्या है। एक मिनट, हाँ, अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो छोटे खेत, मानसून, तकनीक की कमी, अगर ये सब होगा तो क्या होगा, आपका उत्पादन कमेगा। अगर कम उत्पादन हुआ, कर्जा हो गया, सही दाम नहीं मिलेगा तो किसान गरीब होगा ही और साथ में आत्महत्या भी करेगा ही। ये था इसका मतलब। अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसके समाधान के बारे में पढ़ेंगे। समस्या है तो समाधान भी होगा। सरकार कुछ न कुछ तो इस समस्या को टैकल करने के लिए कुछ न कुछ तो किया ही होगा। अब हम समाधान के बारे में, तो इसमें आपका पहला पॉइंट है जमीन सुधार और सहकारी खेती। तो ये आपका पहला समाधान है। तो इसमें क्या होता है कि छोटे किसानों को मिलाकर खेती करनी चाहिए। बड़ी खेती में मशीनें और तकनीक आसानी से लगाई जा सकती है। तो समस्या वाले टॉपिक में आप पढ़े थे कि 4 बेटा था एक किसान के पास, जिसके पास 1 एकड़ का जमीन था। वो चारों बेटा को 0.25 जमीन बांट देता है। तो बांट देता है तो इतने से छोटा जमीन में वो खेती पॉसिबल ही नहीं है। इतना छोटा जमीन पे मशीन लगाना या फिर नई तकनीक का इस्तेमाल करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो चारों बेटा मिल कर के पूरे 1 एकड़ जमीन पर खेती करता, मशीन का उपयोग करता और नए तरीके से खेती करता, तो उत्पादन भी अच्छा होता और इनकम भी अच्छा होता। तो उदाहरण अगर हम देखें तो इजराइल में सहकारी खेती का मॉडल सफल है। ये आपका उदाहरण था। और ये 4 बेटा वाला जो उदाहरण मैं अभी आपको समझा रही थी, तो यही आपका एक उदाहरण है कि समस्या का यही एक समाधान है। अब दूसरा टॉपिक देखें। हाँ, तो समस्या वाले टॉपिक में आप सिंचाई का समस्या के बारे में भी पढ़े। तो सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, नहरें, ट्यूबवेल, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल का प्रयोग। अगर इन सब का प्रयोग अगर हम करते हैं तो कृषि में जो समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है। उदाहरण में गुजरात में सौराष्ट्र नहर योजना ने हजारों किसानों को फायदा दिया। ये आपका एक उदाहरण है। ये सब समस्या का समाधान निकाला गया था ताकि खेती अच्छे से हो पाए। अगला पॉइंट है आपका अच्छे बीज और तकनीक। भारत में किसानों को क्या था कि अच्छे बीज और तकनीक नहीं मिल पाते थे, जिस वजह से उनको कम उत्पादन होता था। तो इसको भी देखा गया, सरकार ने इसके लिए भी कुछ समाधान निकाले। तो HYB बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे
क्या हुआ कि हमारी कृषि अच्छे तरीके से हो पाए, उत्पादन बढ़ा। सरकार को किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से खेती कर सके। अगला पॉइंट है आपका सस्ता कर्ज और फसल बीमा। समस्या में क्या था कि सस्ता में कर्ज नहीं मिलता था। साहूकार क्या करते थे कि हाई रेट पर कर्ज देते थे, जिस वजह से किसान आत्महत्या कर लेता था। इसका भी समाधान निकाला गया कि किसानों को बैंकों से आसानी से कर्ज मिल पाए, फसल खराब होने पर बीमा से नुकसान की भरपाई हो पाए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये सरकार किया। इसके लिए इस समस्या को टैकल करने के लिए ये योजना लाया गया था। अब अगला पॉइंट है आपका भंडारण और परिवहन सुधार। तो क्या था कि किसान अनाज उगा तो लेते थे, लेकिन रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं था। तो इसके लिए भी समाधान निकाला गया, आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए। सरकार ने आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए ताकि अनाज हम अच्छे से रख पाए स्टोर करके। गांव तक सड़क और ट्रक की सुविधा पहुंचाया गया ताकि वहां से हम उगाए हुए अनाज खरीद करके ले जा सके। अगला पॉइंट है आपका एमएसपी और मंडी सुधार। एमएसपी हर किसान तक पहुंचाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-नैम, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, से किसान सीधे खरीदार से जुड़ सके। एमएसपी में भी सुधार लाया गया। अगला पॉइंट है आपका फसल विविधीकरण। मतलब किसान सिर्फ गेहूं धान पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि फल, सब्जियां, दाल, फूल, मसाले और नकदी फसलें भी उगाए। उदाहरण के लिए पंजाब के कई किसान अब फूलों और सब्जियों की खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि किसान सिर्फ गेहूं या धान ही न उगाए, बल्कि किसान फल, सब्जी, दाल, फूल, मसाले ये सब भी उगाए। इससे भी अच्छी इनकम हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका किसान शिक्षा और जागरूकता। किसान को नई तकनीक और सरकारी योजना की जानकारी दी जाए ताकि किसान अच्छी तरीके से खेती कर पाए। मोबाइल ऐप, किसान मेले और प्रशिक्षण कार्यक्रम मददगार हो सकते हैं। इन सब मदद की वजह से किसान का खेती अच्छे तरीके से हो सकता है। ये सब समस्या था जिसका समाधान निकाला गया। अब हम इसको अगर कनेक्ट करें, अब अगर हम इसको कनेक्ट करके समझे तो जमीन सुधार, सिंचाई प्लस तकनीक, ये सब अगर होगा तो उत्पादन बढ़ेगा। सस्ता कर्ज दिया जाएगा, भंडारण होगा, प्लस में एमएसपी दिया जाएगा तो किसान की आय सुरक्षित होगी। फल विविधीकरण होगा और प्लस में शिक्षा भी दिया जाएगा, किसान को ट्रेनिंग दिया जाएगा खेती से रिलेटेड, तो क्या होगा कि किसान की कमाई बढ़ेगी। तो यही इसका मतलब था। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम निष्कर्ष समझते हैं कि इस पूरे जो भी आज हम इस क्लास में पढ़े उसका निष्कर्ष क्या है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय किसान हमारे देश की रीढ़ है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, पूरे क्लास अगर अटेंड कर रहे होंगे तो। वह हमें भोजन देते हैं, उद्योग को सहारा देते हैं, देश को विदेशी मुद्रा दिलाते हैं। लेकिन अगर किसान परेशान है तो भारत कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि हम किसान की समस्या जैसे कि जमीन, सिंचाई, तकनीक, कर्ज, भंडारण, दाम, सबका हल निकाले, तभी भारत सच्चे अर्थों में कृषि महाशक्ति बनेगा। ये सब समस्या था जिसका समाधान निकाला गया और ये कंक्लूजन था जो कि आपको समझाना बहुत ही जरूरी था। आज के इस क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम इससे और भी जुड़ी टॉपिक दिया गया है जो कि हम पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में किसानों के लिए थैंक यू जरूर लिखें, उन्हें धन्यवाद जरूर करें।
तो बस मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।